hello guys, my name is Suresh Bajpayee and on behalf of Supreme 60 I am going to teach you the electrostatic chapter of physics। और काफ़ी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं कि लास्ट टाइम पे जैसा हमने बात करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट हमें समझ में आ गए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट हमें समझ में आ गए थे, ठीक है। और इनमें अभी एक हमारा बेसिक बन चुका है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी रीजन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम निकालते कैसे हैं, इन सब की बात हमने अच्छे से करी थी। काफ़ी चीज़ें हमने देखी, हमने एक डिस्क्रीट सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखी, ठीक है, और हमने एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखी। जब चार्ज हमारा एक डिस्क्रीट सिस्टम में फैला होता है, मींस चार्ज अलग अलग होते हैं, हम अलग अलग चार्जेस को देख पाते हैं, उस सिस्टम की वजह से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली है, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करिए, ठीक है। और जब हमारा सिस्टम डिस्क्रीट चार्जेस का सिस्टम ना होके एक कॉन्टिन्यूस चार्ज का सिस्टम होता है, उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है, क्लियर। फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूस सिस्टम में हमने कौन कौन सा सिस्टम देखा, तो हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, क्लियर, उसका मैग्नीट्यूड देखा है ना। उसके बाद हमने एक रिंग की वजह से, एक रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, एक सर्कुलर रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर था, उसकी वजह से उसकी एक्सेस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन देखी है, क्लियर। और फिर हमने एक फाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है, उससे r डिस्टेंस की दूरी पे इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है और पैरेलल टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होती है, क्लियर। तो इस तरह की चीजें हमने देखी हैं। परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमने देखा है इस केस में, और हमने इसमें पैरेलल वाला जो फॉर्मूला होता है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो भी देखा है, आपको पीछे नोट्स में मिल जाएगा, आप चेक कीजिए, क्लियर। उसके बाद हमने और क्या क्या चीजें इसमें समझी, हमने एक लास्ट टर्न पे हमने फिर इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाया था। फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिंग तक तो हम बात कर ही चुके थे पहले, इस बार हमने एक डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी थी, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस फाइंड आउट करी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाया था, हमने एक हॉलो हेमिस्फीयर पे उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। हॉलो हेमिस्फीयर जिसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। और इसी में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की भी बात करी कि जब चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जब चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को। और जब चार्ज अपना एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहां पे हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी टर्म का यूज करते हैं, मींस लैम्डा सिग्मा एंड रो, लैम्डा सिग्मा एंड रो, इन सब की बात हम कर चुके हैं, क्लियर। उसके बाद हमने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग चार्ज सिस्टम की वजह से देखी थी हमने, अलग अलग चार्ज सिस्टम, 5-6 सिस्टम मैंने दिखाए थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आपके दिमाग में थोड़ा सा आ गया होगा, क्लियर। इसके बाद हमने डिस्कशन यहाँ नहीं रोका था, हम आगे गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमने बात करी। उसके पहले हमने एरिया वेक्टर की भी बात करी थी। आपको समझ में आ गया था कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं बल्कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। यहाँ तक तो बात हो गई थी। उसके बाद हम फ्लक्स की भी बात करी हमने, ठीक। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, crossing a particular area. Hence electric flux is the dot product of electric field vector and area vector, clear। तो ये आप समझ चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लक्स पे आपका बेस बनाने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट का बेस बनाने के लिए हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखा था। एक सिलेंडर था और बाहर से एक्सटर्नली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही थी, बाहर से एक्सटर्नली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सिलेंडर को अप्रोच कर रही थी और हमने उस सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करी थी, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और याद रहे जब हम उस सिलेंडर को ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन था वो बाहर से हो रहा था, मींस सिलेंडर के बाहर से, इस वजह से हमने जो एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन ली थी उस केस में वो थोड़ी अलग ली थी, है ना, वो हमने बाहर की तरफ ली थी, क्लियर। अगर हम अंदर से ऑब्जर्व करते उसी सिस्टम को तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर हो जाती, आंसर पे इफेक्ट ना पड़ता, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो अभी भी वही रहता, क्लियर। उसके बाद हमने आपसे एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि जो हमने जब ये सॉल्व किया था तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिलेंडर से 0 आया था। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या
ऐसा हर बार होगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था इसका आंसर आप अगर अभी फाइंड कर लेते हो तो इट्स वेरी गुड, और अगर अभी आप खुद से इसका आंसर नहीं समझ पा रहे हो तो उसके आगे लिख लो गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम में ये चीज आपको अपने आप हिट कर जाएगी, क्लियर। ये चीज आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा, और अगर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होगा तो कौन सी वो सिचुएशन होगी जिसमें ये केस एग्जिस्ट करेगा, ये केस एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जीरो नहीं होगा, क्लियर। तो ये चीज हम देख चुके थे, है ना। इसके बाद अब हम आज को जो सेशन होगा, ठीक, इसमें हम गॉस थ्योरम पे अभी नहीं आएंगे, क्लियर। गॉस थ्योरम को अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है। उसके पहले हम जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को और थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। जिस तरीके से हमने पहले कूलॉम्स लॉ समझा, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमने देखे थे, क्लियर। उसके कुछ न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे, उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पकड़ बना चुके हैं, क्लियर। तो अब गाइस इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ अप्रोच करेंगे। तो गाइस आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को साथ साथ रिवाइज करते हुए चलो, और साथ में जैसा मैं आपको बताता हूं कि 15 मिनट की प्री रीडिंग्स करके आया करो मेरे लेक्चर्स में। 15 मिनट की प्री रीडिंग से क्या होगा, आप कंसेप्ट के टच में आ जाओगे अच्छे से, और फिर चीजें और क्लियर होने लगेंगी, क्लियर। और हम और आप मिलके साथ साथ खेल में ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर देंगे, ठीक है। और हमें आपको, मतलब मुझे तो नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लियर। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। कंटिन्यू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्लियर। और उसके पहले हम जरा जो हमने सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला, उसकी डायरेक्शन निकाली है, तो जरा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिस्टम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिस्टम, सिस्टम वन इज दिस, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसा कि आपको पता है, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे ये एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगी, क्लियर। के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो आउटवर्ड होगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये चार्ज निगेटिव हो गया तो डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, बस, क्लियर। आगे सेकेंड, ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी। टू गाइस, अगर मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई, वो परपेंडिकुलर होती है इस लाइन चार्ज डेंसिटी की, इस लाइन चार्ज डेंसिटी के परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और इसके पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाली। तो पैरेलल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी, जहां पे लैम्डा जो है, जी हाँ, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मींस चार्ज dq बाय dx है, ये dq बाय dx है। और याद रखिएगा इस लाइन चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है। अगर हम इस लैम्डा को वेरिएबल कर दें, तो गाइस ये नहीं होगा कि हम यही फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। इस बार लैम्डा वेरिएबल है, तो हमें फिर से उस अपने डिस्कशन में जाना होगा। आपको याद होगा कि जब चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं, है ना। बेसिक्स को आपको ध्यान में रखना हमेशा जब भी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट लाएगा, ठीक है। IIT जब पेपर बनाती है तो क्वेश्चन में कहीं से भी अगर ट्विस्ट आता है तो हमें अपने बेसिक से अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट का बेसिक क्या है कि हम एक छोटा सा पोर्शन x डिस्टेंस पे dx लेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो DE होगी। अब हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो हम पूरे को इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, क्लियर। तो गाइस बेसिक जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। आगे आते हैं, ठीक। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे k जो है आप जानते हैं, k की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्लियर। इसके बाद हम थर्ड सिस्टम में आते हैं, ड्यू टू अ फाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो जब गाइस चार्ज डेंसिटी फाइनाइट होती है तो आपको मैंने बताया था, कोई केस मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का कोई केस है कि ये एक, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं हम यहाँ से, क्लियर। अब हम फाइनाइट चार्ज डेंसिटी की बात कर लेते हैं, क्लियर। तो ये केस है, मान लीजिए कि ये एक फाइनाइट चार्ज डेंसिटी, कैसी है, फाइनाइट चार्ज डेंसिटी है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और यहाँ से ये θ1 का एंगल बना रहा है, और यहाँ से ये θ2 का एंगल बना रहा है, क्लियर गाइस। तो इस बार इस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी होगा और उसका एक पैरेलल वाला कंपोनेंट भी होगा।
उसका एक परपेंडिकुलर वाला भी कंपोनेंट होगा और एक पैरेलल वाला भी कंपोनेंट होगा, जैसा कि आपको पता है, मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी ये, ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि आपको कौन सा फॉर्मूला इसमें याद रखना है। एक्चुअली मैंने आपको ये फॉर्मूला याद करने को कहा ही नहीं है। मैंने आपसे कौन सा फॉर्मूला याद करने को कहा है? मैंने आपसे कहा है ये वाला फॉर्मूला याद करने को, कि उस केस में बताइए जरा कौन सा फॉर्मूला था वो। जी हाँ, वो फॉर्मूला था कि एक बार जल्दी से आप रिवाइज कर लीजिए खुद से, फिर मैं लिखता हूं। एक बार जल्दी से कॉपी को पीछे पलट के वो फॉर्मूला खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला आपको याद करने को कहा था। जल्दी से आई होप कि फॉर्मूला आपको मिल गया होगा। इसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसमें चेंज में कुछ नहीं करना है। सिंपली फॉर्मूला ये था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे आप आर जानते हैं, आर वो डिस्टेंस है, लैम्डा। उसके बाद हमें इंटीग्रेशन करना था कॉस थीटा डी थीटा का, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना था, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना था। और जहां पे इसकी जो लिमिट होती थी वो क्या हो जाती थी, इसकी जो लिमिट होती थी वो सिंपली हो जाती थी, जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम पॉजिटिव लेते थे एंगल को, और जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं तब हम एंगल को निगेटिव लेते हैं गाइस, तब हम एंगल को निगेटिव लेते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम केस कर रहे, जब हम वो एग्जांपल देख रहे थे, तो उस समय हमने जो चार्ज डेंसिटी ली थी वो वर्टिकल थी, ठीक है। तो बस हमने उसको टिल्टेड कर दिया है, अभी भी सब कुछ वही रहेगा। जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी गाइस, वो हो जाएगी माइनस थीटा वन से थीटा टू हो जाएगी, क्लियर। तो एक आपको रॉड को, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, आपको दोनों एंड्स को रॉड के दोनों एंड्स को उस पॉइंट से जोड़ना है, फिर और परपेंडिकुलर से उस एंड्स जो लाइन बन रही है, जो टिल्टेड लाइन बन रही है, उसका एंगल फाइंड आउट करना है। वो एंगल आप फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप अच्छे से लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आपको ये नहीं, आपको वो याद रखना है, क्लियर। क्योंकि क्वेश्चन अगर चेंज भी कर दिया तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे, क्लियर। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। इसी के बाद मैंने खुद क्वेश्चन चेंज किया था, तो आप जरा जो आपने नोट किया होगा उसी के नीचे देखिए, एक और एग्जांपल होगा, ठीक है, उसको खुद से समझने की कोशिश कीजिए। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला यही था, बस साइन कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो गया था, बस कॉस थीटा की जगह साइन थीटा हो गया था, क्लियर। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने जो आपको जो इजी फॉर्मूला याद करने को कहा था वो कौन सा था, वो था, मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं रफ करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। तो वो फॉर्मूला था क्या, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और लिमिट्स जो है वो लग जाएंगी फिर से वही माइनस थीटा वन से थीटा टू, फिर से वही माइनस थीटा वन से थीटा टू लिमिट लग जाएंगी, ओके गाइस। तो आई होप दैट these three formulas are very much clear to you. Okay, now we are going to see some more formulas. तो अभी हमने 3 सिस्टम देख लिए हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी, ठीक है। उनके बेसिक उनके फॉर्मूले हमने देख लिए, हमें पता पहले से ही थे, एक बार जल्दी से हम देखने की कोशिश करना है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या क्या होगी, क्लियर। तो ये भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर। और जो कि हमने नहीं देखा है, फॉर एग्जाम्पल हमने शीट की वजह से अभी नहीं देखा है, तो ये हम आगे देख लेंगे, क्लियर। आगे हम देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट चार्ज शीट और इनफाइनाइट प्लेन, क्लियर। बाकी चीजें हम देख चुके हैं, जरा इनको एक बार क्विक रिव्यू करते हैं, क्लियर। तो रिंग की वजह से एक रिंग है, देयर इज अ रिंग, क्लियर, देयर इज अ रिंग, मेटल रिंग ऑन विच देयर इज अ चार्ज कैपिटल Q। इस रिंग पे एक चार्ज कैपिटल Q है और इस रिंग से x से डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, जी हाँ बिल्कुल, जो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है, क्लियर। तो इसको हम Ex से डिनोट कर देते हैं। तो Ex जो है इस बार वो KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2 है, जहाँ पे k की वैल्यू आप जानते हैं k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और q आप जानते हैं, q जो है ये पूरी रिंग पे चार्ज है, x ये डिस्टेंस हो जाएगी, r रेडियस हो जाएगी रिंग की, क्लियर। इसके बारे में जानते हैं Ey, ये अगर x एक्सिस है तो x एक्सिस की डायरेक्शन में Ex है और Ey जो है वो इस केस में 0 हो जाता है, क्लियर, आप जानते हैं, ठीक है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो, क्लियर। उसके बाद हम आगे आते हैं डिस्क के लिए बात करते हैं, डिस्क के लिए, ठीक है। तो अब रिंग नहीं, एक डिस्क है
और इस डिस्क की वजह से इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे, क्लियर, इसके एक्सिस में इसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो फिर से वही केस है, इसमें टोटल चार्ज q है, ठीक है, और जो Ex होगा वो सिग्मा अपॉन वो हो जाएगा, Ex जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और Ey इस केस में Ex तो ये हो जाएगा और Ey जो है वो इस केस में 0 हो जाएगा। क्लियर, ये हम डेरिवेशन में देख चुके हैं, ये हम एक एग्जांपल में ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लियर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो जाइए उस एग्जाम्पल को फिर से देखिए। एक छोटा सा हमने dx का एलिमेंट लेके, रिंग एलिमेंट लेके हमने उसे इंटीग्रेट किया है, लिमिट वगैरह चेक कीजिए, देखिए यही आंसर आ रहा होगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो सिग्मा है, इस केस में जो सिग्मा है वो कुछ नहीं बल्कि सिग्मा इज इक्वल टू q बाय एरिया ऑफ द रिंग है, q बाय एरिया ऑफ द रिंग मीन्स एरिया ऑफ द डिस्क, q बाय एरिया ऑफ द डिस्क मीन्स q बाय पाई कैपिटल पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क, r इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। क्लियर, उसके बाद हम बात करते हैं शीट और प्लेन के बीच में, शीट और प्लेन की वजह से। क्लियर, तो शीट और प्लेन आप जानते हैं सिंपली एक 2D ऑब्जेक्ट है। क्लियर, उसमें चार्ज एक साइड होंगे, क्लियर, लेकिन वो दूसरी साइड से भी विजिबल होंगे, मींस जो चार्जेस होंगे वो आधे इस, अगर मान लीजिए ये एक शीट है, प्लेन शीट है, क्लियर, तो आधे चार्ज का जो आधा पोर्शन होगा, क्लियर, वो इस साइड होगा और बाकी आधा पोर्शन उस साइड होगा। क्लियर, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसकी वजह से जो प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो, मान लीजिए ये एक प्लेन है, इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और वाई एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो गाइस 0 हो जाएगी, इसका मतलब एक प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से ही होंगी, हर डायरेक्शन में होंगी। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो है क्या, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो लाइंस चेंज नहीं कर रही होंगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आप देख सकते हैं गाइस कि वो कांस्टेंट है। जो प्लेन है वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये हम आगे देखेंगे। इसका डेरिवेशन अभी हमने नहीं देखा है, इसका हमने निकाल के अभी नहीं देखा है, ये हम आगे खुद देखेंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम गॉस थ्योरम की बात कर लेंगे वहां पे। क्लियर, तो दैट इज ऑल अबाउट द सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, चलिए हाँ, तो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लियर, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप इस न्यूमेरिकल को समझिए, उसके बाद इसको पॉज करके वीडियो को, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए। आई होप कि आप कर लोगे, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम इस तरह के कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये न्यूमेरिकल है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का। क्लियर, तो आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। कंसेप्ट अपना वही है कि हम एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। क्लियर, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन में जो है हमारा लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है, बस वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R. Find the electric field generated at the center. Find the electric field generated at the center. मीन्स क्या है कि एक लाइन चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी है, एक वायर है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का। क्लियर, तो अब इसमें से क्या किया गया, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, इस वायर को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्लियर, तो इस वायर को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। क्लियर, इस वायर को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया है, और आपसे पूछा गया है सेमी सर्कल में जब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया तो इसके सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो कितनी होगी, ये आपसे निकालने को कहा गया है। क्लियर, और आपसे क्या कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पे वो लैम्डा है, ठीक है, और जो आप रिंग बनाओगे उसकी रेडियस इन्होंने दे दी है, उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए
तो गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन में आइएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से थीटा एंगल पे हम एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेंगे, थीटा एंगल पे एक डी थीटा का एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। जिसकी जो लेंथ हो जाएगी गाइस, अगर ये एंगल अगर डी थीटा है, कितना है, डी थीटा, मीन्स ये एक बहुत ही छोटा सा एंगल है, जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट है ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से ट्रीट करने लगेगा, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ये एंगल अगर थीटा है तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, अगर इसको हम डी एक्स बोल रहे हैं, डी एक्स, क्लियर। तो गाइस अगर इस लेंथ को हम डी एक्स बोल रहे हैं, डी एक्स, तो ये जो डी एक्स होगा ये अपने आप आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो छोटा सा एंगल आपको दिख रहा है, ये डी थीटा का एंगल है। कितने का एंगल है, डी थीटा का, जी हाँ, क्लियर। तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, वो हो जाएगा, जो चार्ज डी क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा क्या है, लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ, जी हाँ। तो dx की लेंथ में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू dx टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx, क्लियर। तो dq विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू r इंटू d थीटा, क्लियर। तो हमने यहां से dq निकाल लिया है, ठीक। अब हम इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेक करेंगे इस सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे। तो गाइस आपको जैसा कि पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये अवे फ्रॉम दिस डी क्यू होंगी, क्लियर। और इनका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बन जाएगा वो भी कितना बन जाएगा, वो थीटा ही बन जाएगा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DE बोल देंगे। इफ दिस इज D, देन वी हैव टू resolve this D vector in two directions. One is the x-axis and one is the y-axis. Hence, here it will be DE cos theta by resolution. हमने resolution of vector already देख चुके हैं हम, clear। तो DE cos theta मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, क्लियर। तो DE cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा DE sin थीटा। आपको याद होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में मैंने बताया था जिधर थीटा उधर कॉस, एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, जिधर थीटा उधर कॉस। तो DE यहाँ पे है तो यहाँ पे DE cos थीटा आ जाएगा और यहाँ नीचे DE sin थीटा आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये dx एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी एक सिमिलर dx एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वैल्यू आर डी थीटा के बराबर होगी। और उसके लिए सिमिलर DE एक वेक्टर आएगा, जिसको फिर से हम रिजॉल्व करेंगे। तो उसका एक कंपोनेंट यहाँ DE cos थीटा आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में DE sin थीटा आ जाएगा, जो कि इस DE sin थीटा को गाइस, कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों dx की वजह से, इन दोनों dqs की वजह से या dx की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे मिल रही है वो 2DE cos थीटा हो जाएगी। देखिए एक बार खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो 2DE cos थीटा हो जाएगी, जी हाँ, ठीक है। तो वो 2DE cos थीटा हो जाएगी, मतलब अगर 2dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2DE cos थीटा है, मींस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिंपल नथिंग बट DE cos थीटा हो जाएगी, क्लियर। तो अब हम समझ चुके हैं कि अगर हमें यहाँ पे O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गाइस वो कितनी होगी, वो सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा हो जाएगी, क्योंकि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमें पता है कि कैंसिल आउट ही हो रहा है, इस वजह से हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्लियर। अब हमें सिंपल इंटीग्रेशन इसका करना है, तो गाइस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। DE क्या हो जाएगा, DE विल बी इक्वल टू, ये DE जो है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जी हाँ, KQ by R स्क्वायर। हेंस दिस DE विल बी इक्वल टू KQ by R स्क्वायर। DE विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, DE क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा KQ by R स्क्वायर। K कितना है गाइस, K विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? ओके। के क्यू कितना है? क्यू विल बी डी क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? जी हाँ, रिंग की रेडियस 2, रिंग की रेडियस आर है तो दिस डिस्टेंस विल बी आर, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर? अब जैसा कि हम जानते हैं डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा आर डी आर, तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम के ही लिख देते हैं, के, ठीक है। डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा? डी क्यू की जगह हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा, क्लियर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हेंस आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट सिंपली के, देखिए कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। गाइस अब हम बात करते हैं जो मेन कंसेप्ट है लिमिट की, यहां तक तो सब पहुंच जाएंगे, लिमिट की जगह बात करते हैं। तो गाइस लिमिट समझिएगा, लिमिट किस तरह से हम रखेंगे कि पूरी की पूरी रिंग कवर अप हो जाए, क्लियर, पूरी की पूरी रिंग कवर हो जाए। अगर हम ये थीटा को 0 रख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट, ये वाला dx आ जाएगा। अगर हम थीटा को π/2 रख रहे हैं तो ये वाला dx आ जाएगा। अगर 0 से π/2 रखेंगे तो सिर्फ ये क्वाड्रेंट ही पूरा कंप्लीट होगा, क्लियर। लेकिन हमें पूरी रिंग कंप्लीट करनी है। जी हाँ, इसका मतलब हमें थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 रखनी है, क्लियर, -π/2 से लेके π/2 रखनी है। इस बार हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे थे, क्लियर है? ओके, तो -π/2 से हमें π/2 रखनी है, क्लियर, -π/2 से π/2 रखनी है। यहां से आप समझिएगा, यहां से कि cos थीटा का जो ग्राफ मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है, वहां से आप समझिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। क्या इसका इंटीग्रेशन 2 के बराबर आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसका इंटीग्रेशन 2 के बराबर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू के लैम्डा अपॉन 2r, के लैम्डा अपॉन 2r, क्लियर है? सॉरी, दिस विल बी कैपिटल R है तो कैपिटल R ही रखते हैं, ठीक है। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। तो इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये सिंपली यही लिखा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ही लिखा रहने देते हैं, के लिखा है। लैम्डा क्या लिखा है? लैम्डा इज क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर, क्यू डिवाइडेड बाय, अगर टोटल चार्ज हम मान लेते हैं, इस पर टोटल चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू मान लेते हैं कि इस सेमी सर्कुलर रिंग में जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है और इसकी जो रेडियस है, जो टोटल लेंथ है वो पाई आर है, देन दिस विल बी पाई आर, क्लियर, इनटू 2r, क्लियर। तो ये लिखा हुआ है, बस इतना ही कंसेप्ट है, समझ रहे हैं? ठीक है गाइस? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं, यहां तक चीजें हो गई हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दूं, कि यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग नहीं थी, ठीक है, बल्कि एक आर्क थी आपके पास, ठीक है। एक आर्क है जो कि एक जनरल एंगल अल्फा पे है, क्लियर। ये एक आर्क है जो कि एक जनरल एंगल अल्फा पे है और इस आर्क पे जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू है, वो चार्ज जो है वो प्लस क्यू चार्ज है, क्लियर। तो अब आपको फिर से यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, केसेस एकदम सिमिलर होंगे। आप फिर से वही काम करोगे कि यहां से आप एक इस पे सेंटर को ज्वाइन करोगे, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन बनाओगे, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा α/2 एंड दिस विल आल्सो बी α/2। अब आप फिर से वही काम करोगे कि एक थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लोगे और उसकी वजह से एक dx लोगे, ठीक है। उस dx पे dq फाइंड आउट करोगे, वो फिर से r d थीटा आएगा। dq फाइंड करोगे, फिर से आप उस पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओगे और फिर से केसेस इसी तरह से बनेगा। फिर से आपका जितने इधर कंपोनेंट होंगे, जितने dq इधर होंगे उतने dq इधर होंगे, तो फिर से आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बचेगा, ठीक है, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आपके पास सिर्फ dE cos थीटा ही बचेगा, जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे
जिसका आप इंटीग्रेशन करोगे चीजें एकदम ऐसी ही बनेंगी, एज इट इज बनेगी, ठीक है। तो इस बार फिर से यहाँ cos थीटा का इंटीग्रेशन आप क्या लगाओगे, sin थीटा हो जाएगा, और जो लिमिट होगी इस बार, जो इस बार लिमिट है, बस चेंजमेंट सिर्फ लिमिट में ही आएगा, चेंजमेंट याद रखिएगा फिर से सिर्फ लिमिट में ही आएगा। आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। और कुछ लोगों ने तो इसकी लिमिट फाइंड भी कर ली होगी, कितनी होगी, अगर नहीं करिए तो खुद से सोचिए इस बार लिमिट क्या होगी। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, और अगर आपने इसको नोट कर लिया, इन सबको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव नोटेड इट ऑल। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। तो फिर से चीजें यहीं पे आई होंगी, यहीं पे आके चीजें रुकी होंगी, आपको सिर्फ लिमिट में चेंजमेंट करना है, सिर्फ आपको लिमिट में चेंजमेंट करना है। तो लिमिट जो हो जाएगी वो इस बार क्या हो जाएगी, जी हाँ, इस बार लिमिट जो हो जाएगी वो इस अल्फा बाय 2 के हिसाब से होगी, मींस माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 लिमिट हो जाएगी। cos थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट विल बी sin थीटा, तो sin अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस sin अल्फा बाय 2 इट विल बी 2 sin अल्फा बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर आई सेड? ओके, why there is divided by 2, this 2 will be here, this 2 will be here into 2, cos theta d theta का इंटीग्रेशन, sorry there is a mistake, the integration of this cos theta d theta will be, this cos theta d theta will be 2, hence the integration is multiplied in the numerical in the numerator, not in the denominator, this 2 will be here, okay, this 2 will be here, okay। अब फिर से वही चीज है, जो लिमिट है बस वही चेंज कर गई है, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2, तो इस बार जो हो जाएगा केस वो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ साइन माइनस अल्फा बाय 2, क्लियर, माइनस अल्फा बाय 2, और यहां पे ये सिस्टम है अपना, क्लियर। तो इस बार आप ये समझ रहे हैं कि के लैम्डा अपॉन, और इनटू में 2 भी था, इनटू में जो पहले 2 आया था इस बार 2 नहीं आएगा, इसमें इनटू में ये आएगा, क्लियर। तो दिस विल बी आर इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2 साइन अल्फा बाय 2, क्लियर। और आप इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लैम्डा क्या होगा, इस क्वेश्चन में लैम्डा क्या होगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू और कुछ नहीं होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, दिस क्यू क्लियर इनटू दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, क्लियर। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहां से आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। और थीटा कितना है, थीटा विल बी दिस क्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय दिस लेंथ कितनी हो जाएगी, अल्फा इंटू रेडियस, क्लियर। हेंस दिस लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय अल्फा आर, ठीक है, क्यू बाय अल्फा आर। तो दिस विल बी के, क्लियर, के डिवाइडेड बाय के क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2, okay, here this 2 I'm going to put it down alpha by 2, clear, sin alpha by 2 upon alpha by 2, ठीक है। तो it is a very important formula, it is a very important formula that this tells us the electric field due to an arc, अभी हमने जो 6 केसेस लिए थे गाइस, उनमें से एक केस ये और एक्स्ट्रा है। पहले हमने एक सेमी रिंग देखी, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग देखी, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, जहां पे हम इस इंडिकेशन तक पहुंच गए थे। यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। तो आई होप दैट यू हैव डन इट बाय योरसेल्फ, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। और मैंने जो आपको इंटीग्रेशन की ट्रिक दी थी वो भी उससे भी हो जाएगा कि cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 2 के बराबर होता है, तो वो 2 का जो इंटू है वो नीचे नहीं, वो ऊपर होगा। तो इसका तो आंसर ये आ चुका है, आंसर हमारे यहाँ खत्म हो गया है, ध्यान रहे, आंसर हमारा यहाँ खत्म हो चुका है। अब हमने सिर्फ लैम्डा की वैल्यू रखी, दैट इज q बाय पाई आर, और हमने कुछ नहीं किया है, क्लियर गाइस। लेकिन अब हम इसी डिस्कशन को आगे करते हैं। हमने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया कि हम अगर इस रिंग को, इस सेमी रिंग को ना लेके हम एक आर्क ले लें जो सेंटर पे अल्फा का एंगल बना रही है, जो सेंटर पे
अल्फा का एंगल बना रही है। याद रखिएगा ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। ओके, तो उस आर्क की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम वो निकालेंगे। तो पूरा डिस्कशन एज इट इज होगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 हो जाएगी। cos थीटा का इंडिकेशन sin थीटा हो जाता है, तो sin अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस sin अल्फा बाय sin ऑफ माइनस अल्फा बाय 2, दिस विल बी 2 sin अल्फा बाय 2। लैम्डा की वैल्यू हम रख देंगे। लैम्डा क्या है, इस रिंग में अगर चार्ज प्लस q है और इस रिंग की रेडियस जो होगी, इस रिंग की जो लेंथ होगी, रेडियस इसकी r है, तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो अल्फा r हो जाएगी, वो अल्फा r हो जाएगी। बस हमने वही किया है, लैम्डा की जगह q अपॉन अल्फा r रख दिया है, लैम्डा की जगह q अपॉन अल्फा r रख दिया है। तो ये अल्फा जो है, यहाँ से जो 2 था वो हम नीचे लेके आ गए हैं, यहाँ से जो 2 था वो हम नीचे लेके आ गए हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक, तो यही फॉर्मूला मुझे आपको बताना था। ठीक है, इसको समझ लेते हैं जरा। मैं ये रफ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन की, मैं जो कंक्लूजन निकल के आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होने वाला है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप उसी नोट्स में जहां पे हमने आपको 6 सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड के 6 सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको लिखवाई है, उसी में ये एक 7th सिस्टम है, ये एक 7th सिस्टम है। ठीक है, अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताई थी, उसी में ये 7th सिस्टम लिख लीजिएगा। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, एंड दिस विल बी इक्वल टू KQ by R square sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। क्लियर, KQ by R square अल्फा बाय 2 अपॉन sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, where K is 1/4 pi epsilon naught, Q is the charge on the arc, Q is the charge on the arc। याद रखिए ये आर्क पे चार्ज है, R square रेडियस ऑफ द आर्क, ठीक, sin अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2, where अल्फा is the angle made by this ring on the center of the ring, on the center of the arc, this arc on the center of the arc। ठीक, अगर आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर है तो अपने आप इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कुलर है तो अपने आप इस अल्फा की वैल्यू जो है गाइस वो अपने आप पाई हो जाएगी, एंड sin पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2। क्लियर, sin पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2। तो आप समझ सकते हैं फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपली फॉर्मूला यही आ जाएगा, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर इनटू sin पाई बाय 2 1 पाई बाय 2 पाई इनटू 2। क्लियर, दिस विल बी द फॉर्मूला। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यही आ रहा है। क्लियर, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगर इसी को हम क्या करें कि हमने कहा कि भाई सेमी सर्कुलर रिंग भी नहीं है, एक क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है, मींस रिंग का 1/4 पार्ट है, मींस दिस पार्ट। ठीक, इस पार्ट की वजह से जो आपको यहाँ पे इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन आप समझ सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। ये अगर एंगल पाई बाय 2 बना रही है तो हमको सिंपली इस अल्फा की जगह हमें पाई बाय 2 पुट करना है, दिस विल बी पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 विल बी 1/2, तो दिस विल बी KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, इसकी वजह से जो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू sin अल्फा बाय 2, sin अल्फा बाय 2, sin अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, पाई बाय 2 होगी, क्योंकि अल्फा इज द angle made by this arc on center, hence sin pi by 4 this will be 1/2 into pi by 2। clear, so this will be your answer। clear, this will be your answer, means √2 KQ upon R square pi। clear, तो इस तरह से अब आप किसी भी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, जहां मैंने आपको 6 सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नोट डाउन करवाई है, वहीं पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। मैंने आपसे इतना सारा डिस्कशन करके रखा है कि अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इंडिकेशन वगैरह, ये आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको आगे भी खुद से लिखता जाऊंगा। ठीक है, आंसर तक हम जरूर पहुंचेंगे। आंसर इसका ये था, उसके बाद का डिस्कशन यहाँ स्टार्ट हुआ है। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं समस्या आ रही है तो उसको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप दैट इट विल बी क्लियर टू यू। ओके गाइस, ओके गाइस, तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो अब हम देखने जा रहे हैं, है ना, इसमें कंसेप्ट बस वही यूज हो रहे हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जब फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो चार्ज उस चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है चार्ज, और वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है जो कि दूसरे पे लगता जाता है। क्लियर, तो एक बार जरा हम क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट ऑफ अ चार्ज्ड वायर, इस सेगमेंट ऑफ अ चार्ज वायर ऑफ लेंथ L, मींस दिस इज अ फाइनाइट चार्ज्ड वायर, फाइनाइट चार्ज वायर। ठीक है, ऑफ चार्ज डेंसिटी λ2, of charge density λ2 and an infinitely long charged wire
infinitely long charge wire. Clear? Of charge density lambda 1, of charge density lambda 1 lie in a plate, lie in a plate means कोई एक प्लेट है इस तरह से, एक कोई प्लेट है, इस पे एक इनफाइनाइट चार्ज वायर भी रखा है और एक फाइनाइट वायर भी रखा हुआ है. किस तरीके से रखे हैं जरा देखते हैं. In a plate at right angles to each other, ठीक है. मीन्स मान लीजिए ये एक वायर है इनफाइनाइट वायर, ठीक है. ये मान लीजिए बोर्ड जो है ये अपनी प्लेट है, ये क्या है, ये एक प्लेट है और इस पे ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है मान लीजिए. क्लियर? और इस पे एक लैम्डा 1 का वायर रखा है जो कि एक इनफाइनाइट वायर है और एक वायर का सेगमेंट रखा हुआ है जो कि एक फाइनाइट वायर है ऑफ लेंथ L. दिस इज द वायर, दिस इज द फाइनाइट वायर, दिस इज फाइनाइट वायर वायर 2 and this is infinite wire 1 of linear charge density lambda 1 and linear charge density lambda 2. अब क्या करना है? The separation between the wires is R0. R0 is the separation between the wires. आप देख रहे हैं ये दोनों वायर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं, ठीक है. अगर इसको आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलरली है, ठीक है. और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज नथिंग बट R0. क्लियर? ये R0 आपको दिया हुआ है, ठीक है. डिटरमाइन, ये R0 आपको दिया हुआ है और कहा गया है डिटरमाइन द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स, द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द वायर्स, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, देखिए न्यूटन का लॉ आप याद रखिएगा कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये था कि एक बॉडी किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी. इसका मतलब जितना फोर्स ये वायर इस बॉडी पे, इस वायर पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये वायर भी इस वायर पे लगा रहा होगा, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन सा फोर्स फाइंड करना सिंपल है, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, हम इस वायर की वजह से इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होता है. लेकिन गाइस आप ध्यान रखिएगा, आपको जो एक ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस वायर की वजह से जो इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कांस्टेंट नहीं है. इस वायर की लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है. इसका मतलब इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, बिल्कुल सही है, ठीक है. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड कर रही है और r क्या है, वो लेंथ है, यहां से वो लेंथ है इस वायर से परपेंडिकुलर लेंथ. तो जैसे जैसे हम वायर की लेंथ के अलोंग मूव करेंगे इस वायर की वजह से इस वायर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गाइस वो कम होती चली जाएगी, है ना फ्रेंड्स. तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम होती चली जाएंगी, ठीक है. तो अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन के साथ हमें इस पे फोर्स निकालना होगा, ठीक है. कुछ लोग के दिमाग में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पिक्चर बन गई होगी, कुछ लोगों के दिमाग में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की पिक्चर बन गई होगी, उन्होंने शायद ट्राई भी कर दिया हो. अगर जो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं वो वीडियो पॉज करके एक बार इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए. जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे चीज़ों पे, चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी. क्लियर? तो अगर आपको चीज़ें टफ लग रही हैं तो एक बार एफर्ट तो करो यार, एक बार एफर्ट करोगे तो चीजें अपने आप सिंपल लगने लगेंगी, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. तो ये वायर 1 वायर 2 अब हम करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे, हम यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x से डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, एक dx का छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लेंगे. क्लियर गाइस? इस dx पे जो चार्ज है, इस dx पे जो चार्ज है वो हम जानते हैं लैम्डा 2 टाइम्स dx हो जाएगा, ठीक है. इस dx पे जो चार्ज dq होगा वो लैम्डा 2 टाइम्स dx हो जाएगा. क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, लैम्डा 2 टाइम्स dx हो जाएगा. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. लिसन, सो हियर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम फोर्स को देखते हैं इस वायर की वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो पहले हम dx पे फोर्स देखते हैं. इस dx पे जो फोर्स होगा वो होगा यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू दिस चार्ज dq. दिस चार्ज dq मींस फोर्स ऑन dx, फोर्स on dx, force on dx will be equal to what? Force on dx will be equal to what? Electric field at dx into dq, into dq. Clear? तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटा सा फोर्स है, इस फोर्स को हम df कह देते हैं, इस फोर्स को हम df कह देते हैं. तो ये जो df है वो कितना हो जाएगा, e इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x हो जाएगी. क्या यही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल सही है. और dq हो जाएगा लैम्डा 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं. आई होप इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. ओके, तो यहाँ पे अब लैम्डा 2 इंटू dx हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू dx. क्लियर? ओके,
तो ये फोर्स आ जाएगा dF। अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स निकालने के लिए हम इसी फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे। जी हाँ, इसी फोर्स को सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी वो यहाँ पे याद रखिएगा, वेरिएबल x है तो dx की लिमिट रखेंगे। x की लिमिट हमें रखनी है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे कि पूरा ये वायर कवर अप हो जाए, ये वायर पूरी तरह से कवर अप हो जाए। तो आई होप दैट आप लोग समझ चुके होंगे, लिमिट का कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लिमिट 0 से L नहीं रखेंगे, 0 से R0 प्लस L भी नहीं रखेंगे। लिमिट जो रखी जाएगी वो सही है, R0 से लेके R0 के लिए हमें ये छोटा सा dx मिल जाएगा और R0 प्लस L के लिए हमें ये सबसे लास्ट वाला dx मिल जाएगा। तो हमें सारे dx इसी के बीच में मिलेंगे। तो हम जो लिमिट रखेंगे वो यहाँ पे R0 से लेके R0 प्लस L होगी, R0 से लेके R0 प्लस L रखी जाएगी। ठीक है गाइस, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, मीन्स ln x। क्लियर, तो λ1 λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln x और x की जो लिमिट है वो R0 प्लस L, क्लियर, माइनस ln R0 होगा। तो आप जानते हैं लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। ठीक है, तो हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा डायरेक्टली R0 प्लस L डिवाइडेड बाय R0। ओके, तो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, दिस विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स, this will be the force on wire 2 because of wire 1, force on wire 2 because of wire 1, and this will be the force on wire 1 because of wire 2, because by the law of Newton's third law, every body every action has its equal and opposite reaction force। मीन्स अगर ये बॉडी इस बॉडी पे F का फोर्स लगाएगी तो ये बॉडी इस बॉडी पे भी F का ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो गाइस इनके बीच के इंटरेक्शन के फोर्स निकल चुके हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, कंसेप्चुअल था, ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई होगी मुझे लगता है। अगर हुई है तो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अ more interesting question on this electric field concept. This will be the answer, this is the answer. तो समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो एक बार इस न्यूमेरिकल को समझ लीजिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को पॉज करके उसके बाद खुद से सॉल्व करके फिर आइएगा सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो फिर ये बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लियर, इस न्यूमेरिकल में भी फिजिक्स का एक कंसेप्ट नहीं, फिजिक्स के मोर देन वन कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि ये न्यूमेरिकल सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में भी फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का पार्ट भी है, काइनेमेटिक्स का पार्ट भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, चलिए। तो एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट, एन इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट, तो डाइलेक्ट्रिक शीट है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या है कि एक शीट है, चार शीट है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट चार शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है गाइस, वो आप जानते हो वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा जो है वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता रहती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हैज अ होल ऑफ रेडियस आर, हैज अ होल ऑफ रेडियस आर इन इट। क्लियर, एक शीट है उसमें एक होल है, ठीक है, रेडियस आर का। क्लियर, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P on the axis of the hole, मीन्स अगर ये एक शीट है इनफाइनाइट और ये एक होल है, तो इस होल के से कुछ P डिस्टेंस, P पॉइंट पे, इस होल से एक डिस्टेंस पे P पॉइंट है, वो डिस्टेंस कितनी है, वो √3r है। ठीक है, √3r पे एक पॉइंट P है। अब वो पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं हम, क्या रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि P on the axis of the hole at a distance √3r from the center, √3r पे एक पॉइंट P है जहां पे हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। ठीक है, फाइंड द स्पीड विद विच इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द शीट, फाइंड द स्पीड विद विच इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द शीट। सीधी सी बात है कि भाई शीट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, अगर इसके आसपास हम इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर जाएगा शीट की तरफ, वो इलेक्ट्रॉन शीट की तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब यही पूछा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन शीट को कब क्रॉस करेगा, क्या, या फिर क्या पूछा गया है, फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछी गई है, फाइंड द स्पीड विद विच इट क्रॉसेस द प्लेन ऑफ द शीट। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। तो ये एक शीट है, क्लियर, इस शीट में एक होल है, ये एक होल मैंने दिखाया है, ठीक है, सर्कुलर होल है ऑफ रेडियस आर।
इस होल से √3r की डिस्टेंस पे, इस होल से √3r की डिस्टेंस पे ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये √3r है, ठीक है, ये √3r की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। क्लियर, समझिएगा ये जो शीट आपको दिख रही है ये इनफाइनाइट है, देख रहे हैं चारों तरफ से शीट इनफाइनाइटली ग्रो कर रही है, इनफाइनाइटली जा रही है, ठीक है। तो इस शीट में एक होल है और इस होल से r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया है। उस इलेक्ट्रॉन पे आपसे फोर्स वगैरह पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि ये इलेक्ट्रॉन अब शीट की तरफ आएगा तो किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन शीट को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन शीट की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा। लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अगर कांस्टेंट होता तो फिर तो हम इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन यूज करके हम वेलोसिटी निकाल सकते थे। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम यूनिफॉर्म मोशन की इक्वेशन नहीं बल्कि कुछ और यूज करेंगे, मींस v इक्वल टू dx by dt या फिर a इक्वल टू dv by dt या फिर a डॉट dx इक्वल v डॉट dv टाइप की चीजें यूज करेंगे। इन तीन इक्वेशन पे हम जाएंगे, ठीक है। तो चेक करिए क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो इस डिस्टेंस के साथ चेंज करेगा, एक्सेलरेशन इस डिस्टेंस के साथ बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शीट के पास आएगा वो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो समझने की कोशिश कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई करेंगे तभी मजा आएगी, नहीं तो मजा नहीं आएगी, ठीक है। और चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी अगर आप खुद से रोक के सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइस। तो आई होप दैट यू हैव सॉल्व्ड इट बाय योरसेल्फ एंड यू हैव ट्राइड वंस। क्लियर? अगर आपने ट्राई कर लिया है तब सॉल्यूशन देखिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। समझते हैं। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो सिस्टम है, एक चार्ज सिस्टम है, पहले एक शीट थी, उस शीट में एक होल हो गया। अगर ये होल ना होता तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो इस शीट की, इनफाइनाइट शीट की वजह से होती, और ये इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसको अगर हम E1 बोल देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती अगर ये शीट कंप्लीट होती। अब इसमें एक होल है मतलब एक डिस्क है, एक डिस्क की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जो अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें इस डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्लियर? क्योंकि अभी यहाँ पे ये डिस्क एक होल का काम कर रही है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें रिमूव कर देनी होगी क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? तो इस डिस्क की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या होगी। E2 ये हम फॉर्मूला जानते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होती है एक डिस्क की वजह से उसके एक्सिस पे, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, जहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ डिस्क है और सिग्मा डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आप समझ रहे हैं कि जो शीट है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, ठीक है, और जो डिस्क है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है। लेकिन यहाँ डिस्क है नहीं तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड हमको शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड से सब्ट्रैक्ट करनी होगी। क्लियर? आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे डिस्क अगर होती, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती। क्लियर? लेकिन अब डिस्क नहीं है तो हमें डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड से सब्ट्रैक्ट करनी होगी। क्लियर? तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा है और अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी तो हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी निकाल लेंगे। तो कभी भी आपको चार्ज पार्टिकल पे अब फोर्स की जरूरत पड़े तो आप कोशिश कीजिएगा जानने की कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी नथिंग बट E1 माइनस E2। E1 कितना है गाइस? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है गाइस? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिंपल। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इस पॉइंट P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E के बराबर होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वैल्यू ऑफ दिस चार्ज इज 1.6 into 10⁻⁻19। क्लियर?
तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो भी अब आप निकाल लोगे। फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x अपॉन अंडर रूट एज इट इज रहेगा ये x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर F इज इक्वल टू क्यू ई लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है और चार्ज जो है वो E है, ठीक। देखिए चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव E होता है, लेकिन हम साइन के साथ नहीं एलिमिनेट करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं साइन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा और फोर्स की डायरेक्शन तो हम जानते ही हैं वो लेफ्ट साइड है, क्लियर, मींस शीट की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में ही होगी, इस डायरेक्शन में, क्लियर है गाइस, ठीक। आगे प्रोसीड करते हैं। फोर्स आ गया, अब हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। फोर्स आ गया, आई होप दैट न्यूमेरिकल इज नोटेड डाउन बाय यू, सो आई हैव टू रब इट। तो आगे आते हैं, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। फोर्स आ चुका है, फोर्स के बाद हाँ फोर्स आ चुका है, अब हम फोर्स के बाद यहां पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फोर्स के बाद अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दिस विल बी फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट इट टू बी m, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, इंटू E बाय m, क्लियर। ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। देखिए एक्सेलरेशन जो है वो x का फंक्शन मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो ये मोशन जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते हैं। तो अब हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो इसमें हम इस तरह के पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv, क्लियर। तो गाइस a की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, इनटू x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर, डॉट dx, ठीक है, अंडर रूट डॉट dx, a डॉट dx इंटू e बाय m छूट गया है, e बाय m इज इक्वल टू v क्या हो जाएगा गाइस, v ही रहेगा, v हमें निकालना है, v डॉट dv। अब दोनों साइड हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे जो इंडिकेशन की लिमिट्स होंगी उनको चेक कर लेते हैं। देखिए वेलोसिटी एट रूट 3r हमें पता है कितनी है, 0 है, क्योंकि वहां पे जस्ट इलेक्ट्रॉन रखा जा रहा है, जस्ट उसे रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। और उसके बाद जब x 0 हो जाता है तब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। मींस यहाँ पे जो x की लिमिट होगी गाइस वो क्या होगी, x इज इक्वल टू रूट 3r से 0, ठीक है। और जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी जब x रूट 3r है, और जब x 0 हो जाता है तो वेलोसिटी v है, ठीक। यही v हमें कैलकुलेट करना है। तो जरा देखते हैं एक्सेलरेशन को इंडिकेट करते हैं, समझते हैं जरा क्या होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे सिंपल सब्स्टिट्यूशन, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू t। वेरिएबल याद रखिएगा x है क्योंकि डिस्टेंस के साथ वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो 2x dx इज इक्वल टू 2t, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, r कांस्टेंट है, 2 कैंसिल आउट, x dx इज इक्वल टू t dt, क्लियर गाइस। तो ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, है ना। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x dx की जगह t dt आ जाएगा, t dt, क्लियर। और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह t स्क्वायर रखेंगे जो कि अंडर रूट में है, तो यहाँ पे t आ जाएगा नीचे भी, क्लियर। एंड दिस विल बी सिंपली e बाय m, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, लिमिट रूट 3r से 0 लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, v स्क्वायर बाय 2, क्लियर। आगे सॉल्व करते हैं, तो t से t कैंसिल आउट, ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t की वैल्यू है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, बाकी चीजें बाहर ले आते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e बाय m, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट e बाय m इंटू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको गाइस आर की लिमिट रखनी है, यहाँ पे हमको एक्स की लिमिट रखनी है, सॉरी यहाँ पे हमको एक्स की लिमिट्स रखनी है। क्लियर? तो एक्स की लोअर लिमिट है √3r और अपर लिमिट है 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू this will be equal to समझिए, आप खुद से जरा रखिए लिमिट और आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है जल्दी से। चलिए देखते हैं, समझते हैं जरा क्या हो रहा है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई बाय एम क्लियर गाइस, एंड दिस विल बी जब 0 लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा माइनस, जब √3r लिमिट रखेंगे तो दिस विल बी 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस विल बी 4r स्क्वायर का √2r आ जाएगा। क्लियर? सबट्रैक्ट हो रहे हैं ये, है ना। और अब इसमें जो हाँ, तो दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा आंसर, माइनस में आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई बाय एम आर। क्लियर? ये आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन राइट साइड में तो आपका v²/2 आएगा। क्लियर? जो कि हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर? तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहीं कोई छोटा सा एक पॉइंट मिस हो रहा है, तो आप जरा गेस कीजिए क्या पॉइंट मिस हो रहा है, हमारा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो अंदर की तरफ लगेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई बाय एम लगेगा फोर्स इनसाइड। ठीक है, इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया, a डॉट dx की वैल्यू रखी हमने। ठीक है, अब जो हम लिमिट लगा रहे हैं, एक बार लिमिट में फिर से फोकस कीजिएगा। लिमिट हम इस तरीके से लगा रहे हैं कि जब x की वैल्यू √3r है तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी v हो जाएगी। क्लियर? तब वेलोसिटी v हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अब हमने इंटीग्रेट किया x से dx इक्वल टू, बिल्कुल सही है, x से dx इक्वल टू t dt। क्लियर? तो यहाँ से अब जब हम लिमिट रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा √x² प्लस r स्क्वायर, √x² प्लस r स्क्वायर सिंपली आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लिमिट रख रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस इट विल बी पॉजिटिव। दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई बाय एम आर, दिस विल बी इक्वल टू v²/2। तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, यहाँ से वेलोसिटी विल बी 2 कैंसिल आउट एंड वेलोसिटी विल बी दिस ऑब्वियसली। क्लियर? ठीक है गाइस, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, वीडियो पॉज कीजिए, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है तो जरा वीडियो पॉज कीजिए। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। क्लियर? चलिए, आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। यहाँ पे एक छोटा सा चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो वेलोसिटी यहाँ पे बस थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, क्लियर, जो मिस्टेक हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक, जो कि आप खुद हटा दो, क्लियर, खुद हटा दो, क्योंकि आप जानते हो कि वी स्क्वायर जो है, वी स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और लेफ्ट में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से नेगेटिव हटा दो, क्लियर। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने यहाँ पे नहीं यूज किया है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं यूज किया है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये हमारी वेक्टर्स इक्वेशन होती हैं, क्लियर, तो हमें इसमें वेक्टर का ध्यान रखना है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी हम एक्सेलरेशन इसमें निकाल रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रखना पड़ेगा, क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, क्लियर। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे देखे थे। जो लास्ट क्वेश्चन था उसको जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चन में एक चार्ज पार्टिकल था जो कि हम एक शीट के अलोंग रख रहे थे, उस शीट में एक होल था, उस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो इस शीट के पास आ रहा था, ठीक है। तो अब हम जो फोर्स निकालते हैं वो QE होता है, जो हम फोर्स निकालते हैं वो QE होता है। दिस फोर्स F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बी द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू QE, अगर Q पॉजिटिव रख रहे हैं तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, Q नेगेटिव रख रहे हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन रख रहे थे तो फोर्स की डायरेक्शन ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होगी, तो वहां पे फोर्स जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी। फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकालते थे, जब भी हम ये इक्वेशंस यूज करते हैं A डॉट dx इज इक्वल टू V डॉट dv, जब भी हम इस तरीके की इक्वेशंस यूज करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में जो हम dx ले रहे थे, उस क्वेश्चन में जो हम dx ले रहे थे, ठीक है, ये A डॉट dx है, ये A डॉट dx है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जब हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और dx भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ से क्योंकि फोर्स निगेटिव हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट जो फाइनली आंसर है वो हमारा निगेटिव में आएगा, ठीक। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्व करो न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल में कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए, तो खुद समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है, क्योंकि भाई वी स्क्वायर जो है राइट साइड में ये तो पॉजिटिव ही होगा और लेफ्ट साइड में जो है वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बनती है कि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत करी है, क्लियर। तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो फोर्स है वो खुद ऑलरेडी निगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब भी हम यूज करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। वेलोसिटीज को साइन के साथ और एक्सेलरेशन को साइन के साथ पुट अप करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट आया है, क्लियर, आंसर उसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में थोड़ी सी अभी पकड़ आ गई होगी, ठीक है। अगर गाइज इसमें अभी आपको कुछ समस्या लग रही है, ठीक है, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे ऑन द सेम कंसेप्ट। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करेंगे, फिर हम वापस आएंगे अपने कंसेप्ट पे, दैट इज गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की अभी हम बात करनी थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, गॉस थ्योरम पे भी हम आएंगे, ठीक है, गॉस थ्योरम पे आएंगे और गॉस थ्योरम पे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम डायपोल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इस लेक्चर में आपको 5 से 6 न्यूमेरिकल करवाए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, क्लियर। और न्यूमेरिकल अभी मुझे करवाने हैं, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स जब हो जाते हैं तो उनसे आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीजें सीखी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर्स आ जाते हैं, क्लियर, लेकिन हम सीख क्या रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। न्यूमेरिकल का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूमेरिकल से आप सीख क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो मैं यहीं हूँ, ठीक है। जब आप आना तो अपने नोट्स लेके आना और मुझसे चीजें मिलके क्लियर कर लेना, ठीक है, तब सब क्लियर हो जाएगा। और अभी भी आपको मुझे लग रहा है कि कोई समस्या नहीं आ रही होगी, द वीडियो इज द ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच क्लियर, ठीक है, कि सिंपल सी चीजें हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, कूलॉम्स लॉ है, फोर्स का है,
पूरा का पूरा जो फिनोमेना है वो एक से दो कंसेप्ट पे ही घूम रहा है। क्लियर? एक कूलॉम्स लॉ को फॉर्मूला पढ़ा, उसी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल दिया, और फिर बस हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर हम एडिशन कर रहे हैं, मींस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सिंपल एक कूलॉम्स लॉ पे ही बेस चल रहा है। ठीक है, कुछ अभी हमने नया नहीं पढ़ा है, बस हम चीज़ें देखते चले जा रहे हैं। ठीक है, उसी को इंटीग्रेशन करते चले जा रहे हैं, एक की वजह से नहीं, पूरे सिस्टम की वजह से देख रहे हैं। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।